हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम हिस्ट्री यूपी पीजीटी 2000 हिस्ट्री का क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसका एक पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे है। आज पार्ट 2 है क्योंकि 61 क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कल के क्लास में कराया था। आज के क्लास में जो रेस्ट बचा हुआ क्वेश्चन है वो कराऊंगी। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते। किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है तो उसमें ये कुछ प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। अगर टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के दे रहे हो, उसमें हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजा राम की मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? तो अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से राज्य किया था। ठीक है, आगे है। राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? तो शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित एवं वहीं उनका परिवार एवं खजाना रखा था। आगे है। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या क्या थे? तो क्या क्या थे? महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति थी, तात्कालिक धार्मिक आंदोलन और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये तीनों था। आगे है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। 65 निम्नलिखित में से रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित था? ये थे सुकर चकिया। सालवाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो सालवाई की संधि का मुख्य परिणाम था आपका मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति। ठीक है, मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति। आगे है। सालवाई की संधि का मुख्य परिणाम मराठों के साथ 20 वर्षीय शांति प्रस्ताव था। 1782 में संपन्न यह संधि सिंधिया की मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुआ। आगे, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला था। ठीक है, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में बंगाल का नवाब कौन था? निजामुद्दौला। देखिए, तो अंग्रेज के निजामत यानी दीवानी मिलने के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर का पुत्र नजमुद्दौला था। कंपनी ने बंगाल की निजामत शक्तियां अर्थात सैनिक प्रतिरक्षा और वैदेशिक संबंध बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से प्राप्त की थी, जबकि दीवानी अधिकार अंग्रेजों के शाह आलम के साथ संधि, इलाहाबाद की संधि कर प्राप्त की थी। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ हुआ इलाहाबाद की संधि की शर्तें कौन कौन सी थी? पहला था, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। दूसरा है, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मनिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। तीसरा है, एक फरमान द्वारा बादशाह शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। चौथा है, कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। नेक्स्ट है, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सेकंड। 69 लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। ऑप्शन ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। यह प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून 1904 में पारित किया गया था। आगे है। किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी दिया था? तो ये था दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास यानी ड्रेन थ्योरी दिया था। धन निकासी से आज से उन समस्त
भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के प्रदान किए गए। धन निकासी के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। आगे निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित था? तो पंडित गुरुदत्त आर्य समाज से। देखो सबसे पहले तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में स्थापित आर्य समाज से पंडित गुरुदत्त संबंधित थे, जो दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। कालांतर में आर्य समाज के प्रमुख नेता बन गए। 46 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हो गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। आगे है तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित। आगे है कॉमनवेल्थ पत्र से निम्न में से किसका संबंध था? तो था एनी बेसेंट का संबंध था। कॉमनवेल्थ पत्र का संबंध एनी बेसेंट से है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने होम रूल की मांग को बुलंद किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। इनकी दूसरा पत्र न्यू इंडिया था। आगे है 74। 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 का विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। इसमें महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। आगे है सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो 12 वर्ष। तो सन 1891 की एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। इस एक्ट का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था और इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। 76 से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी थी? तो ये दी थी केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना। आगे है विवेकानंद थियोसोफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। निम्न में से कौन सा विचार थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? तो उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। विवेकानंद और थियोसोफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त समानता है। दिए गए चारों विकल्पों में से ठीक है। आगे चलते हैं। अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? ज्योतिबा फुले। ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुए। फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी जिसके माध्यम से उन्होंने जाति को जागरूक किया था। गुलामगिरी पूछे किसका है? तो ज्योतिबा फुले। और सत्यशोधक समाज तो आपको पता ही होगा। शिवली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थकों में से उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या कथन है। 79 सत्य नहीं। देखो, वे लोकतांत्रिक होने के साथ साम्राज्यवाद के विरोधी थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्श के प्रशंसक थे। वे सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित मानते थे। वे इस्लाम एकता के समर्थक थे। तो ये हो जाएगा थर्ड वाला। देखिए, देवबंद मदरसे के समर्थक में शिवली नमूनी सर सैयद अहमद खां के अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित नहीं मानते थे। उन्होंने 1984 से 85 में लखनऊ नख्तल उल्मा और दारुल उलूम की स्थापना की।
ये मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु अंग्रेजी एवं यूरोपीय विज्ञान को शामिल करने के समर्थक थे। 81 सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उनसे असंबद्ध है? तो वे स्त्रियों को नौकरी कराने के पक्ष में थे। ठीक है, तो असंबद्ध है। ठीक है, तो क्या क्या ठीक है? महिलाओं को कुशल माताएं और गृहिणी बने, वे महिलाओं में पर्दा प्रथा के पक्ष में थे, वे बहु विवाह के तर्कसंगत मानते थे। तो सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण से असंबद्ध है? ठीक है, तो ये वाला। आगे है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो अप्रैल 1858, 82, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था? तो ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां, ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां। 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्न में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये किया था आपका मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगे त्रिपुरी, जहां सन 1939 को विख्यात अंग्रेज कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? तो ये आपका त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है। तो त्रिपुरी जो है, जहाँ पे सबसे पहले ये कब कहाँ हुआ था? वहाँ कब हुआ था? 1939 में विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। अनंतर गांधी जी से मतभेद के कारण अध्यक्ष पद से त्याग दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 85 असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। आगे है, तो असहयोग आंदोलन के समय मोतीलाल नेहरू ने अपनी अति समृद्ध वकालत को छोड़ दिया था। ऐसा उन्होंने असहयोग आंदोलन से संबंधित न्यायालयों के बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव के तहत किया। उनके साथ चित्तरंजन दास, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे अनेक वरिष्ठ वकीलों ने भी अपने वकालत छोड़ दी। 86 है, 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो वह था महेंद्र प्रताप। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना था? तो बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे। 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुगर्ट्स कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम कामा, भीखाजी कामा। तो 1907 में सेकेंड इंटरनेशनल स्टुगर्ट्स कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा मैडम कामा ने फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति की माता अभिभूत किया गया है। उन्होंने 1907 में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में स्टुटगार्ड में और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। अंत में वही भारत का तिरंगा। ठीक है, आगे है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया? तो काकोनद कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1923 ईस्वी के काकीनाडा कोकनद कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा विरोध किया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान किया गया? 1935। आगे है, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन सा परिवर्तन किया गया है? तो ये किया गया मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। अकाली आंदोलन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को कालक्रम में सजाना है। ननकाना गुरुद्वारा कांड, तोशा खाना गुरुद्वारा कांड, गुरु का बाग, तो पहला क्रम में ही दिया हुआ है।
नेक्स्ट है आपका, इसमें डेट भी है, ये ध्यान रखें, 1900 फरवरी 1921 है, मई 1921 है और 1922 है। अक्काकी। आगे है, राष्ट्रवादियों ने मुंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो राष्ट्रवादियों ने मुंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग भारत छोड़ो आंदोलन में किया था। विभिन्न केंद्रों से रेडियो प्रसारण का सर्वप्रथम कार्य ऊषा मेहता ने किया था। अनंतर नवंबर 1942 में पुलिस द्वारा इसे खोज निकालने के बाद उस पर पाबंदी लगा दी। अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख हैं तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। तो ये अबुल कलाम आजाद। आगे है, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ, निम्न में से किसका कथन है? तो ये था वेंडर का। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हुआ है, यह कथन वेंडर का है। उन्होंने लिखा है कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्ति से बचने के लिए एक उभय द्वीप की आवश्यकता है और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर उभय द्वीप और कोई दूसरी चीज नहीं है। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगम है, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन किसका है? तो ये है आपका ब्रूमफील्ड फुलर का, ब्रूमफील्ड फुलर। आगे है, कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया। 8वीं से 13वीं शताब्दी के युग में को कभी कभी अंधकार का युग कहा जाता है। ठीक है, रीजन क्या बोल रहा है? रीजन बोला, वर्तमान भारत की अनेक संस्थाओं ने इसी समय का अस्थायी स्वरूप प्राप्त करना आरंभ किया। तो ए आर दोनों सही है, बट ए आर की सही व्याख्या नहीं है। आगे है, 9वीं से 12वीं शताब्दी के बाद अनेक उपजातियों के उदय के उल्लेख प्राप्त हुए हैं। कारण है, वाणिज्यिक गतिविधि एवं जनसंख्या की गतिशीलता ने इस प्रक्रिया में वृद्धि की है। तो ये हो जाएगा ए आर दोनों सत्य है और ए सही व्याख्या है। 18वीं शताब्दी में बंगाल से निर्यात होने वाली वस्तुओं में प्रमुख निम्न में से कौन सी थी? तो शोरा। आगे है, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुआ? तो 1877 ऊनी कपड़ा मिल नागपुर में। आगे है, चलिए हो गया ना, कितने क्वेश्चन थे? अच्छा 100 ही क्वेश्चन थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये GIC 2021 में आया हुआ प्रश्न को करेंगे, या यूपी PGT का जो 2016 का वो भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या है इसमें, एक मिनट रुक जाइए। इसमें आपका एक मिनट, हाँ अभी हमने 2000 का किया है ना, 2002 का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 3 का 4 का, फिर ऐसे क्रम में कराते जाएंगे। उसके बाद ये PGT का सॉल्व हो जाएगा, फिर GIC वाला कराएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। चलिए ठीक है, चैनल पे बने रहिए। किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।